जिसने इंडो पैसिफिक को नियंत्रित किया, वही 21वीं सदी की भू राजनीति को दिशा देगा। आज की दुनिया में जहां ताकत का संतुलन बदल रहा है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र केवल समुद्री व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि एक वैश्विक रणनीतिक युद्ध भूमि बन चुका है। चीन की आक्रामक विस्तार नीति, अमेरिका की वापसी और भारत की उभरती भूमिका, ये सब मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था की पटकथा लिख रहे हैं। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में हमारे एक्सपर्ट से सुनते हैं कि भारत कैसे क्यूएडी, यूक्यूस और आईपीएफ जैसे मंचों के जरिए इस पूरे क्षेत्र में एक संतुलित और निर्णायक भूमिका निभा रहा है, और आने वाले वर्षों में इसकी क्या रणनीति हो सकती है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका पर। आज का हमारा मकसद ये समझना है कि ये जो बड़ी पहलें हैं, क्वाड, ऑकस, आईपीएफ, इनके बीच भारत अपनी रणनीतिक जगह कैसे बना रहा है। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि समझें कि कैसी किसी जगह का भूगोल मतलब ज्योग्राफी वहाँ की ताकत और सुरक्षा के समीकरणों को तय करते हैं। और ये हिंद प्रशांत वाली जो बात है वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट बैठती है ना? हाँ, तो शुरुआत करते हैं भू राजनीति शब्द से ही। पहली बार 1899 में स्वीडन के एक राजनीतिक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ केलन, उन्होंने इस्तेमाल किया था। सही। आसान भाषा में कहें तो जमीन और सियासत का आपसी रिश्ता, मतलब कैसे देश किसी इलाके पर कब्जा करने या उसे कंट्रोल करने की होड़ में रहते हैं। और ये कोई एकदम नया विचार भी नहीं है शायद, जैसे कुछ पुराने विचारक भी थे पहले भी, जैसे अल्फ्रेड महान थे या हेल्फर्ड मैकिंडर। इन्होंने बताया था कि कैसे समुद्री ताकत या फिर जमीन पर कंट्रोल किसी देश को मतलब दुनिया में सबसे ऊपर पहुंचा सकता है। अच्छा। वो जो क्लासिकल भू राजनीति थी ना, उसका तो एक ही लक्ष्य था, राज्य की ताकत बढ़ाना। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो हिंद प्रशांत शब्द है आजकल इतना सुनाई देता है। हाँ। ये असल में 1920 के दशक में एक जर्मन विचारक कार्ल हॉसोफर, उन्होंने इस्तेमाल किया था। हाँ, किया था। लेकिन आज जो हम इसे सुनते हैं उसका श्रेय तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जाता है ज्यादातर। सही, पर ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे, ज्यादा रणनीतिक हो गए ना। बिल्कुल। आज हिंद प्रशांत की अवधारणा वो सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना भर नहीं है। ये असल में दिखाती है कि दुनिया की ताकत का पर्दा वो अब पूरब की तरफ झुक रहा है, मतलब एशिया, चीन, भारत, इनकी तरफ। अच्छा, तो ये इलाका इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्या खास बात है? और ये बहुत ज़रूरी भी है समझना, क्योंकि ये इलाका आप देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कितना अहम है। दुनिया की 60% से ज़्यादा जीडीपी यहीं से जुड़ी है, और ज़्यादातर जो समुद्री व्यापार है वो इन्हीं रास्तों से गुजरता है। तो मतलब आर्थिक और सुरक्षा दोनों लिहाज से ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और ख़ासतौर पर चीन का बढ़ता प्रभाव, जैसे उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। हाँ, उसी के जवाब में भारत ने फिर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे मतलब समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के साथ मिलकर एक स्वतंत्र और नियम आधारित इंडो पैसिफिक व्यवस्था के लिए कदम उठाए हैं। तो चलिए इनको थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया 2007 में शुरू हुआ, फिर बीच में थोड़ा ठहराव आया और 2017 में फिर से एक्टिव हुआ। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प बात यह है, जैसा दस्तावेज भी कहता है, कि लोग अक्सर इसे एक फौजी गठबंधन समझ लेते हैं, पर यह वैसा है नहीं। मतलब ये कोई नेटो जैसा नहीं है। ये असल में चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उनके खिलाफ एक रणनीतिक संतुलन, एक काउंटर बैलेंस बनाने की कोशिश ज्यादा है। इसका जोर सैन्य समझौतों पर उतना नहीं जितना समुद्री सुरक्षा सहयोग पर है, जैसे गैरकानूनी फिशिंग रोकना या फिर डार्क शिप्स की निगरानी के लिए सैटेलाइट डेटा शेयर करना। और इसके अलावा बुनियादी ढांचा, वैक्सीन डिप्लोमेसी और नई टेक्नोलॉजी पर भी इसका ध्यान है। देखिए, कई बातें हैं। एक तो व्यापार, जरा सोचिए, दुनिया का लगभग 80% सामान का व्यापार वो यहीं समुद्री रास्तों से होता है। 80%? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और फिर ऊर्जा, 2022 का ही आंकड़ा लें तो दुनिया की लगभग 36% तेल की खपत इसी क्षेत्र में हुई। और यहाँ है वो महत्वपूर्ण समुद्री संचार लाइनें
जिन्हें SLOCs कहते हैं। SLOCs, हाँ। वो समुद्री रास्ते जिनसे ज्यादातर व्यापार और ऊर्जा सप्लाई होती है। अगर यहाँ जरा सी भी गड़बड़ी हो तो समझिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। समझ में आता है। और शायद इसीलिए अमेरिका अपनी पिविट टू एशिया नीति लाया, फिर 2022 में हिंद प्रशांत रणनीति भी दी। बिल्कुल। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापान की अपनी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी FOIP रणनीति है। ऑस्ट्रेलिया, UK, भारत सब अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। और इसी वजह से ये नए ग्रुप्स भी बने हैं, जैसे क्वाड और ऑकस। ये क्या है संक्षिप्त में? हाँ, ये ग्रुप्स कह सकते हैं इसी माहौल की देन है। क्वाड मतलब भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये देश आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं कई मुद्दों पर। ठीक है। और ओकस वो ऑस्ट्रेलिया, UK और US के बीच एक सुरक्षा समझौता है। ये कहीं ना कहीं चीन के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है। और भारत इसमें अपनी भागीदारी दिखा भी रहा है, जैसे मालाबार नौसैनिक अभ्यास में नियमित रूप से हिस्सा लेना, और वो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो है, मतलब जरूरी चीजों के लिए किसी एक देश पर निर्भर ना रहना, उसमें भी भारत काफी एक्टिव है। बिल्कुल। अच्छा, तो क्वाड के बाद अब आते हैं ऑकस पर। ऑस्ट्रेलिया, UK और US, ये 2021 में बना। हाँ, ऑकस का फोकस क्वाड से अलग है। ये ज्यादा सैन्य तकनीकी है। इसका सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला पहलू तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर वाली पनडुब्बियां दिलाने में मदद करना है। और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, हाइपरसोनिक तकनीक, इन एडवांस क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर भी जोर है। ये साफ तौर पर चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों की प्रतिरोधक क्षमता, उनकी मिलिट्री एज बढ़ाने का एक प्रयास है। तो भारत तो इसका सदस्य नहीं है। इस पर दस्तावेज क्या कहता है? भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत थोड़ा अलग थलग महसूस करें जाए। लेकिन दस्तावेज ये भी इशारा करता है कि भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं AUKS देशों के साथ, खासकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो मजबूत हो रहे हैं। तो तकनीकी सहयोग उन चैनल से बढ़ सकता है, मतलब शायद अप्रत्यक्ष फायदा मिले। तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। सैन्य और तकनीकी गठबंधनों के अलावा आर्थिक पहलू भी है, और वहां पे IPF आता है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। 2022 में शुरू हुआ, 14 देश हैं इसमें। जी हाँ, IPF का मकसद है आर्थिक क्षेत्र में चीन पर निर्भरता कम करना। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं: व्यापार, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी और फेयर इकोनॉमी, जिसमें भ्रष्टाचार रोकना वगैरह शामिल है। पर यहाँ एक पेच है। भारत इस फ्रेमवर्क में शामिल तो हुआ है, लेकिन जो व्यापार वाला स्तंभ है उससे उसने खुद को अलग रखा है। ये दिलचस्प है। तो इसका मतलब भारत सप्लाई चेन को ठीक करने, ग्रीन एनर्जी में सहयोग करने को तो तैयार है, लेकिन फ्री ट्रेड समझौतों को लेकर अभी थोड़ा सावधान है। शायद अपने घरेलू उद्योगों की चिंता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। भारत एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। वो उन क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है जहां उसे फायदा दिखता है और जो उसकी आत्मनिर्भर भारत नीति से मेल खाता है। लेकिन अभी वो व्यापक व्यापार उदारीकरण, मतलब मार्केट खोलने से थोड़ा बच रहा है। तो ये सब अलग अलग पहले हैं, क्वाड, ऑकस, IPF, और फिर भारत की अपनी पुरानी साझेदारियां भी हैं, जैसे रूस के साथ रक्षा संबंध। इन सब के बीच संतुलन साधना तो काफी मुश्किल लगता होगा। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना है, ये बहुत ही नाजुक संतुलन है। और इसी तरह आसियान देशों के साथ आर्थिक रिश्ते हैं, उन्हें चीन के बढ़ते दबदबे के बीच कैसे संभालना है, ये सब भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का इम्तिहान है। मतलब अपनी विदेश नीति और फैसले बाहरी दबावों से मुक्त होकर लेने की क्षमता। तो इन दस्तावेजों के आधार पर कुल मिलाकर आगे की राह क्या दिखती है भारत के लिए? देखिए, रणनीति तो बहुआयामी ही रहेगी। क्वाड के जरिए लोकतंत्रों के साथ सहयोग बढ़ेगा, खासकर कनेक्टिविटी और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर। AUKS से जुड़ी जो टेक्नोलॉजीज हैं उन पर नजर रखी जाएगी। शायद कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में द्विपक्षीय स्तर पर सहयोग हो भी जाए। IPF का इस्तेमाल आर्थिक विविधीकरण और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए होगा, लेकिन अपनी शर्तों पर, खासकर व्यापार वाले मुद्दे पर। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बना रखना। वो भारत की प्राथमिकता रहेगी। तो हमने आज समझा कि कैसे भारत इंडो पैसिफिक की इस जटिल भू राजनीति में क्वाड, AUKS और IPF जैसी पहलों के जरिए बहुत सावधानी से अपनी जगह बना रहा है, और साथ ही अपनी आज़ादी, अपनी स्वायत्तता को बनाए रखने पर भी पूरा जोर दे रहा है। हाँ, और यहाँ एक सवाल जरूर दिमाग में आता है। ये जो रणनीतिक स्वायत्तता है जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं, भविष्य में मान लीजिए
कोई बड़ा क्षेत्रीय संकट आता है या कोई नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई पूरी तरह से गेम बदल देती है, तब इस स्वायत्तता की परिभाषा क्या होगी, इसकी सीमाएं क्या होंगी? क्या तब भी भारत इसी तरह संतुलन साध पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है आगे देखने के लिए। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि इंडो पैसिफिक सिर्फ एक समुद्री क्षेत्र नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र है। भारत की भूमिका यहां सिर्फ एक पर्यवेक्षक की नहीं, बल्कि एक सक्रिय रणनीतिक शक्ति की है, जो क्यूयूडी के जरिए सहयोग बढ़ा रहा है, एयूक्यूस को संतुलित नजर से देख रहा है और आईपीएफ के माध्यम से आर्थिक मोर्चे पर अपना स्थान मजबूत कर रहा है। चीन की चुनौतियों के बीच भारत का यह संतुलित और आत्मनिर्भर दृष्टिकोण एक नए वैश्विक नेतृत्व की ओर इशारा करता है, और यही बात इसे यूपीएससी समेत हर गंभीर प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक मस्ट नो जियोपॉलिटिकल मुद्दा बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस जियोपॉलिटिकल टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर एक बेहतरीन और विस्तृत वीडियो लेकर आए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और तैयार रहिए एक जिम्मेदार, जागरूक और समझदार नागरिक बनने के सफर पर। आप सुन रहे थे ग्लोबल अफेयर्स। धन्यवाद।